शरद कुमार, पहले आप बताइए, जयपुर के किसान, राजस्थान के किसान क्या कह रहे हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं कृषि मंत्री से? देखिए रोहित, अजीब विडंबना है कि लोग कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म। मंडियों ने क्या भला किया है? यहाँ जो किसान है वो कह रहे हैं कि मंडियों में किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है और जिसकी वजह से अब तक किसानों को पूरा दाम नहीं मिल पाता है। एक मांग लंबे समय से थी किसानों की कि बिचौलियों को खत्म किया जाए, और आज बिचौलिए खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे थे किसानों को भंडारण की व्यवस्था नहीं है, भंडारण जब व्यवस्था हो रही है तो कह रहे हैं कि जमाखोरी हो जाएगी। हमारे साथ किसान है, मैं किसान नेता नहीं, किसानों के गांव में आया हूं मैं, और वहां बातचीत करता हूं। आप ये बताइए कि अभी बाजरा कट रहा है, बाजरा में मंडी में क्या हालत है, बाहर क्या हालत है? देखिए साहब, नाम क्या आपका? मैं ओंकार लांबा हूँ, किसान हूँ यहाँ गांव का जी। और हमारे यहाँ बाजरे की मुख्य फसल है अभी जो कट रही है। आज जो मंडियों में बाजरे के भाव है वो 1100 साढ़े 1100 रुपये क्विंटल चल रहा है, जबकि बाजार में अभी बाजरा नया गया ही नहीं। और हमें उम्मीद ऐसी लग रही है कि जब बाजरा बाजार में जाएगा तो हमारा 1000 रुपये क्विंटल का बिकेगा। जो एमएसपी गवर्नमेंट ने तय कर रखी है 1900 कुछ रुपये, उससे आप देख लीजिए आधे दाम किसान को मिल रहे हैं। ये रोहित देख ली, ये मंडी की समस्या है जिस पर सब कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि मंडियों में किस तरह से किसानों को दाम पूरे नहीं मिलते हैं। तो जो एमएसपी की बात किया जा रहा है, किसान बिल को बेहतर मानते हैं या खराब मानते हैं? एक अलग डर है कि रोहित, ये किसान बिल को बेहतर मानते हैं कि खराब मानते हैं? आप ये बताइए कि इस बिल को आप लोग बेहतर मानते हो या सही मानते हो? जी, इसको बिल को हम बेहतर इसलिए नहीं मानते कि आज तक सरकार ने जो एमएसपी पे किसानों से सीधा खरीद करने के लिए गोदाम तैयार नहीं किए, कहीं खरीद की कोई व्यवस्था नहीं करी, और इन बिलों में सरकार ये कह रही है कि इसमें अच्छे दाम मिलेंगे किसान को। किसान की फसल खरीदेगा कौन? इसकी गारंटी क्या है कि किसान को वो पूरे पैसे देगा? एमएसपी की समस्या जो हर जगह किसान कह रहे हैं वो यहाँ भी है। ये बताइए कि आप लोग एमएसपी से डर लग रहा है या आप लोग जो कह रहे थे कि सीधे हम लोग बेचेंगे व्यापारियों को, ये तो प्रावधान होने जा रहा है? नहीं, सीधे व्यापारियों को बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो किसान के पास गोदाम कहाँ है? और एमएसपी पे आज पहले 30-40% खरीद होती है, ऊंट के मुंह में जीरो है। एमएसपी पे 90% तब तक खरीद नहीं होगी, तब तक किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। एमएसपी एक नाम है, मैं तो नाम समझता हूँ एमएसपी पे जब तक काश्तकार का 90% माल युवा किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, आप लोग जो है इस बिल को जो कहा जा रहा है कि बिचौलिए से मुक्त कर रहे हैं, हम भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसको गलत मानता हूँ कि जो पहले से एमआरपी रेट की थी उस पर ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो आगे के लिए किसान इस पर कैसे मान सकते हैं कि जो आने वाला बिल ठीक होगा? आज भी 50% इसमें जो रेट तय कर रखी है उससे कम रेट में, जब फसल तैयार हुई उससे पहले ही कम रेट में, और जो गवर्नमेंट रेट से लेते हैं वो तो कम से कम 10% नहीं लेते लोग। किसान इधर उधर भटकते रहते हैं। वापस आता हूँ शरद आपके पास, बिहार चले चलते हैं एक बार। यहाँ के किसान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी का जो वादा किया गया था वही पूरा नहीं हो रहा, तो आगे की चीजों के बारे में कैसे उम्मीद रखें कि इससे बेहतर होंगी स्थितियां। बिहार चले चलते हैं, सुजीत कुमार झा हमारे साथ सोनपुर में। सुजीत जी, पूछिए जरा, सोनपुर के किसान, बिहार के किसान क्या कहना चाहते हैं और क्या सवाल है उनका कृषि मंत्री से? देखिए जी रोहित जी, हम लोग सोनपुर में मैं मौजूद हूं, और सोनपुर वो जगह है जो ग्रामीण से संबंधित मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि सोनपुर मेला है। देश विदेश के किसान यहाँ पर आते हैं, और हमारे साथ भी कुछ किसान हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बिहार में अब तक होती है, ख़ासतौर पर किसानों को लेकर, वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार की तरफ से होता, जो फिक्स किया जाता है, उस मूल्य पर 10% से अधिक खरीदारी नहीं होती है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। 90% लोग बिचौलिए पर आधारित होते हैं, और वो बिचौलिए औने पौने दाम पर जो इनकी अनाज को खरीदते हैं और फिर जाकर वो पैक्स में बेचते हैं या न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं। तो बिचौलियों का बहुत बड़ा बोलबाला है यहाँ पर। अगर सरकार ये कहती है कि इस बिल के जरिए बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे तो ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये है कि किसानों को ये भी आशंका है कि ये जानना चाहते हैं किसान कि आखिर अगर देश में कहीं उनके अनाज का उचित मूल्य मिल रहा है, अधिक मूल्य मिल रहा है यहाँ से, तो उनको पता कैसे चलेगा? हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप ये बताइए, क्या कृषि मंत्री हमारे साथ हैं नरेंद्र तोमर जी, आपका क्या सवाल है
सर सवाल है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किया गया है वो तो बहुत सराहनीय कदम है, किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है। लेकिन सर इसमें सोचना है कि अगर हम यहाँ से जो अपना माल बाहर जाकर बेचते हैं उसकी दर क्या होगी। मान लीजिए कि दिल्ली में मैं अपना जाकर माल बेचूं, उसकी दर क्या होगी। हो सके हमारा दर से कम दिल्ली का दर हो, तो फिर ट्रांसपोर्टिंग क्या होगा। इस तरह की कुछ समस्याएं दिखाई पड़ रही है सामने में, जिसकी समाधान की आवश्यकता है। इसकी एक राष्ट्रव्यापी रेट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग का कैरेज होना चाहिए। इस तरह की सारी व्यवस्था है जो उसको दूर किया जाएगा तो ये बहुत सराहनीय कदम है। ठीक, सुजीत जी वापस आता हूं आपके पास। इनका सवाल पहले तोमर जी से लेते हैं, जो उन्होंने सवाल पूछा। तोमर जी, वो बिल से खुश हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप हमको कह तो रहे हैं कि बाहर जाके बेच लो कहीं, लेकिन कैसे बेचे और इसकी क्या गारंटी है कि बाहर हमको बेहतर दाम मिलेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, बाकी सारी चीजें होगी, उनका खर्चा, ये सारी चीजें कैसे तय होंगी। मेरी आवाज आ रही है तोमर जी आपको? मैं बोलूं रोहित जी? जी, किसान बिहार के ये पूछ रहे हैं हेलो कि आप हमारे लिए बाजार खोल रहे हैं। हाँ, मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए जवाब, सुन रहे हैं वो आपकी बात। ये रोहित जी, 2-3 सवाल आ गए एक साथ जी। सामान्यतः एमएसपी के मामले में तो मैं बार बार कह चुका हूं कि एमएसपी के मामले में किसी को भी शंका नहीं रखना चाहिए, और जो एमएसपी घोषित की जाती है वो जारी रहेगी और एमएसपी पर खरीद भी जारी रहेगी। दूसरा, फिर कुछ लोगों के मन में भाव की आशंका है, कुछ लोगों के मन में गोदाम कहाँ है इसकी आशंका है। तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ कि एक तो जो नया एक्ट हम बना रहे हैं, इस एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जो मैकेनिज्म किसान को रोज रोज के भाव से अवगत कराएगा, जिससे किसान को भाव मंडी जाकर पता करने की ज़रूरत ना पड़े, गांव के गांव में उसको भाव उपलब्ध हों। ये मैकेनिज्म हम इस विधेयक के अंतर्गत बनाएंगे। दूसरा, जो तकलीफ़ें आज आ रही हैं, उन तकलीफ़ों के अनेक कारण हैं। वो क्या है कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव और खेत तक नहीं पहुंचता है। हम लोगों ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि देश में 86% छोटा किसान है। जो छोटा किसान है वो स्वयं भी निवेश नहीं कर पाता, और चूंकि वो अकेला किसान है इसलिए कोई बड़ा निवेशक भी उसके पास नहीं आ पाता। इसलिए मूल्य आश्वासन एक्ट, इसलिए कृषि उपज व्यापार एक्ट, और इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, और इसीलिए 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान, इसीलिए 10,000 एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपए का खर्चा। ये सब जब चीज़ें मिलेगी और ये राशि और ये निवेश जब गांव तक पहुंचेगा, किसान तक पहुंचेगा, तब निश्चित रूप से किसान को इसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। ये क्रम मोदी जी ने सरकार में आने के बाद किया। आज तक कृषि के क्षेत्र में कभी भी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो जाएगा ये सोचा नहीं जा सकता था। और मोदी जी ने सिर्फ कहा नहीं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 8 जुलाई को मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूरी दी जाती है, और 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम करके 1128 करोड़ रुपया लोगों को मंजूर करके दे दिया। आज 1500 करोड़ से ज़्यादा डिस्पर्स हो चुका है। ये सहकारी समितियों के पास जा रहा है, ये एफपीओ के पास जा रहा है, ये स्टार्टअप के पास जा रहा है, ये कृषकों के समूह के पास जा रहा है। ये समूह दिल्ली और बम्बई में नहीं है, ये समूह गांव में विकास खंड में बैठे हुए हैं। और जब ये 1 लाख करोड़ रुपया नीचे तक जाएगा तो बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। नया विधेयक आएगा तो तमाम सारे नए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे ट्रेड के लिए,